हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOE 143 इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी पर्यावरण समाजशास्त्र के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आप चीज़ों को रिलेट करके भी लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हैं ना इस पेपर के लिए, तो सच में आप बहुत बहुत अच्छा इस पेपर में करके आएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना काफ़ी ईजी है, प्लस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं वो न्यूज़ में चलते रहते हैं और आप सुनते भी होंगे और आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व भी करी होंगी। सो आज हम इग्नू के कोर्स BSOE 143 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबिलिटी, डिस्कस विद एग्जाम्पल। सो जो सस्टेनेबिलिटी है ना, ये क्या होता है, इसको आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। सो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है रेफर्स टू द एबिलिटी टू मेंटेन और सपोर्ट अ प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली ओवर टाइम। मतलब कि कोई भी चीज़ ना उसको मेंटेन करना, या एक जो प्रोसेस ऑन गोइंग पे आप किसी चीज़ को कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तो उसको प्रोसेस को कंटिन्यू रखना एक पर्टिकुलर टाइम तक, तो वो एक सस्टेनेबिलिटी का ही एक एग्जाम्पल है। In business and policy context, sustainability seeks to prevent the depletions of, अगर हम sustainability की बात करें तो इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो आता है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल और फिजिकल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारी नेचर में इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमारी जो अर्थ है उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे इसकी शॉर्टेज ना पड़ जाए, इसलिए उनको हमको बचा के रखना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में आप बहुत सारे ऐसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट हमें कहती है कि पानी बचाना चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें होती है लाइट को सेव करना चाहिए। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस होती है ना, जिनको हम कंजर्व करके बाद में फ्यूचर पर्पस से यूज़ कर सकें, या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक वो चीज़ें प्रेजेंट रहें, तो इसे हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। इसके अलावा जो सस्टेनेबिलिटी है ना, ये स्टूडेंट्स को ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको ये समझाया जाता है कि इन चीज़ों को आप कैसे कंजर्व करेंगे, किस तरीके से आप इनको बचा सकते हैं। और अगर स्पेशली मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो जो कार्बन एमिशन होता है ना, कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है, जिससे इन्वायरमेंट पे पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। तो उससे आप अपनी सोसाइटी को और हमारे नेचर को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ये चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज जो फ्यूचर परस्पेक्टिव से, क्योंकि इंडिया जो है ना अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, तो बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है, बहुत ज़्यादा जो फ्यूल है ना उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाता है। तो उससे नेचर को कैसे हम होने से बचाया जा सकता है, कैसे नेचर के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें सस्टेनेबिलिटी में आती हैं। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली कंजर्वेशन से ही रिलेट करता है, तो इसमें पॉलिटिक्स हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, फिलॉसफी भी हो सकती है, और बाकी जो अदर सोशल साइंसेज हो सकते हैं वो भी इसका ही एक पार्ट है। तो आप इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं डिफाइन करना, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंपल ना सस्टेनेबिलिटी पूछा गया है, कोई एक फील्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। सो इसका बेसिक जो मतलब है, इसमें प्लानिंग होती है, जो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी होती है कि किस तरीके से आप नेचुरल चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, एग्रीकल्चर को। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज होती हैं, हेल्थ असेसमेंट्स होते हैं, मतलब कि हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई इंसान रहेगा तभी तो कुछ आगे आप करियर में कर पाएंगे, तभी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकती है। तो वो चीज़ों पे कैसे वर्क करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास में लिमिटेड चीज़ें हैं तो उनको कैसे आप यूटिलाइज करके मैक्स से मैक्स चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको सस्टेनेबिलिटी में समझाई जाती हैं। इसके अलावा जो सस्टेनेबिलिटी वर्ड आप लिखेंगे तो उसमें आप कुछ रिन्यूएबल जो फ्यूल सोर्सेज होते हैं, जिससे कि जो कार्बन एमिशन है वो कम से कम हो जाए, उसका भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे बतानी है। जैसे आज की डेट में ना बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लग गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे लोग ज़्यादा डिपेंड होने लग गए हैं। तो अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कार्बन कोयले से बनती है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, लेकिन उसको हम किसी और तरीके से जनरेट करें। जो पेट्रोलियम है, डीजल है, इसमें क्या हो रहा है, आपने देखा है इसमें बहुत कमी आने लग गई है। प्लस जो हम दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक जो अमाउंट है ना टैक्स वगैरह की फॉर्म में हमारी पॉकेट से जाता है, उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और रेट के साथ साथ में उसकी शॉर्टेज भी होने लगी है। इसलिए उसमें पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग करी जा रही है, जिससे कि उसका अमाउंट कुछ हद तक कम किया जा सके और उसको बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें सस्टेनेबिलिटी में लिख सकते हैं। इसके अलावा
जो सस्टेनेबिलिटी है ना, अब इसमें और आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और मैंने डेफिनेशन आपको दे रखी है सस्टेनेबिलिटी की, लुक्स टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी का मेन फंक्शन क्या होता है, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, जो ह्यूमन है और इकोलॉजिकल हेल्थ है इन सबको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि नेचर से ही हम लोग हैं। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, देखिए अभी कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है, जिसकी वजह से हमसे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और उसकी वजह से बहुत सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर है, जिनको जिनकी केयर नहीं हो पाती है, वो सब क्या हो रहा है, खत्म हो रहे हैं, उनमें डेथ हो रही है। जो सी लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो ग्लेशियर्स है वो पिघलते जा रहे हैं, पानी का लेवल कम हो रहा है, जिससे जो एक्वेटिक बॉडीज़ हैं, पानी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जो एक्वेटिक बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो सबकी जो हो रही है वो डेथ हो रही है, उनकी लाइफ खत्म होती जा रही है, लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा थ्रेट में है। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जब ये जो पॉइंट्स है ना, इन पे तब वर्क किया जाता है जब आप कोई इनोवेशन कर रहे हैं, या फिर जैसे हमारी जो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो इन चीज़ों में आप जब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, तो उसके साथ बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको साथ के साथ कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आप सस्टेनेबिलिटी में लिखेंगे। आगे जो सस्टेनेबिलिटी है ना, इसको इसके 3 मेन पिलर्स हैं, जिसका इसमें डिवीजन आपको दे रखा है। 3 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड वन इज सोशल डेवलपमेंट एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये 3 तरीके के पिलर्स आपको दे रखे हैं। पहले की अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इसमें देखिए इकोनॉमी का मतलब होता है जो आपके फाइनेंशियली जो साउंड करता है, जैसे जो बिजनेस हो गया या जॉब हो गई, एम्प्लॉयबिलिटी हो गई, इन चीज़ों के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती है। क्योंकि अभी जो पैंडेमिक का टाइम गया ना, उसमें लोगों ने अपनी जॉब खो दी है, बहुत लोगों के पास में कमी हो गई है और ज़्यादा खर्चा नहीं चला पा रहे हैं ठीक तरीके से। तो ये कुछ जो बिजनेस इंसेंटिव्स देते हैं, जो भी कंपनीज होती हैं वो कुछ इंसेंटिव्स दे सकती हैं, और जैसे दिवाली बोनस होता है, इस तरीके से उनको और इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से जो उनका इकोनॉमिक पोर्शन है ना वो डेवलप किया जा सके। इसके अलावा जो सप्लाई है और डिमांड है मार्केट में कि वो चीज़ बढ़ने से, मतलब जितना हम जो इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे तो उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस जिन लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में क्या चीज़ होती है, जैसे अवेयरनेस को स्प्रेड करना, कुछ लेजिस्लेशन जो प्रोटेक्शंस होती हैं हेल्थ से रिलेटेड हो गई, पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स आप लोगों को बता सकते हैं, जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, बिजनेस की, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हमारा जो नेचर है, लोगों की हेल्थ है, उन सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। तो वो चीज़ को आप ध्यान में रख के एक सोशल जो डेवलपमेंट है इस फैक्टर पे भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल डेवलपमेंट है ना, वही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से भी रिलेट करता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है ना वो हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, हम काम पे जाते हैं तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बिना एसी के कोई चल नहीं सकता है। एसी से जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हीट वेव्स निकल रही होती हैं, प्लस जो फ्रिज यूज़ करते हैं, नियॉन गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इन सब से जो ओजोन लेयर है, नेचर है, ये सब काफ़ी हद तक डैमेज हो रहा है। सो इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को लिखने के लिए। प्लस जो इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कुछ हमारे प्राइमरी गोल्स भी होते हैं जो सस्टेनेबिलिटी होते हैं, इसके कुछ प्राइमरी गोल्स भी होते हैं कि हमें एक तो जो जेंडर इक्वालिटी है, मतलब जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं ना वो सारे आप इस आंसर में लिख सकते हैं। जो हमें जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना है, जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है कि जो वर्क प्लेस होते हैं ना वहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनको कम अमाउंट मिलता है सैलरी का और मेल को ज़्यादा मिल जाता है सेम काम के लिए, फिर भी उनमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो इससे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, दोनों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, काम दोनों से अगर इक्वल लिया जा रहा है तो सैलरी भी उनकी एक जैसी ही होनी चाहिए। तो इस तरीके के कुछ आप जो इनिशिएटिव्स हैं इनको स्टार्ट कर सकते हैं, और जो लोगों में फूड वेस्टेज करते हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि फूड या फिर जो भी सामान होता है, जो पैकेजिंग वगैरह होती है, उसको कम से कम रिड्यूस किया जाए, उसको कम से कम यूज़ किया जाए, और जो रिसाइकिल मटेरियल होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ किया जाए, प्लास्टिक और ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं उनको अवॉइड किया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स में आप इस आंसर को लिख सकते हैं, और ये कुछ कुछ करके भी ना बहुत बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं, जिसमें आप इतना अच्छा आंसर लिख पाएंगे ना कि 5 to 6 शीट्स आप बहुत प्यार से इसमें भर पाएंगे। पहले आप इसका इंट्रो दे दीजिएगा, उसके बाद में आप इसके 3 पिलर्स को बता देना, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन तीनों को काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद में जब आप इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर आप नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे तो उसमें आप बता सकते हैं कि जो सस्टेनेबिलिटी है उसे प्राइमरी रिसोर्स की तरह कैसे यूज़ किया जा सकता है। सो ये कुछ पॉइंट्स आप इस आंसर को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं।